बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का है। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शंस का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और फंक्शंस में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है पैरामीटर पासिंग का। आपने पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू भी पढ़ा है और पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस भी पढ़ा है। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं इनका मतलब ये होता है कि आप जब अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के वक्त आप अपने फंक्शन में जो आपने पैरामीटर्स देने हैं उन पैरामीटर्स को किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, तो वो फिर जो पैरामीटर्स हैं वो उसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं। मुमकिन है कि ये काम आप पहले भी कर चुके हों, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो आप जो वो इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का जो वर्ड है वो पहले नहीं देखा होगा। हो सकता है आपने यूज़ किया हो लेकिन आपको इस टर्मिनोलॉजी का इल्म नहीं था। तो ये डेफिनेशन है, पैरामीटर इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग फंक्शन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो जो फंक्शन होता है, जब हम अपने किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो डिक्लेरेशन के वक्त ही अगर हम उसमें जो पैरामीटर्स की लिस्ट है उसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं तो फिर वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहलाती है। इसकी एग्जांपल जो आपके सामने है, ये देखें, ये एक टेस्ट के नाम से जो फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, टाइप वॉइड है इसकी, यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन ये एक जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है और उस पैरामीटर को इनिशियलाइज कर दिया गया 100 से। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा जो फंक्शन लिखा गया है जिसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे दी गई, यानी n की वैल्यू जो वो 100 तस्वुर कर ली जाएगी अगर हम इस फंक्शन के अंदर n की कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं हम उनकी कोई भी जो वो वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें कोई जो वो लंबी चौड़ी बात नहीं की गई, बस इतना लिखा गया है कि n की जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर दिया जाए, यानी सी आउट में n इक्वल टू तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा और फिर n की वैल्यू, ये जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब होना जो है कि मेन फंक्शन के अंदर जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो देखिए पहले जो इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो बगैर किसी आर्गुमेंट को पास किए जो इस फंक्शन को कॉल किया गया। इसका मतलब ये है कि जब टेस्ट का फंक्शन कॉल किया जाएगा तो उसको हमने तो यहाँ पर कोई वैल्यू सेट नहीं की जो कि n को पास होगी, तो फिर उस सूरत में n की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की गई थी इसके अंदर फंक्शन की डिक्लेरेशन के वक्त, वही वैल्यू जो है वो हमें n को जो वो पास कर दी जाएगी और n को जो वो वही वैल्यू जो है वो n की फिर फर्दर जो डिस्प्ले की जाएगी। तो देखिए जब फर्स्ट टाइम हमने आपने इस फंक्शन को जो वो कॉल किया और उसको हमने किसी किस्म का कोई पैरामीटर जो वो पास नहीं किया, तो फिर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं फिर वो जो वो इस्तेमाल होने हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो हमें 100 जो वैल्यू डिस्प्ले की गई है, उसके बाद हमने उसको एक पैरामीटर पास किया 2। तो ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं ये तब जो वो एक्सेप्टेबल होते हैं जब हम फंक्शन कॉलिंग में उसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते। तो फिर जो इनिशियलाइज्ड पैरामीटर्स होते हैं वो जो वो उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 2 उसको जो वैल्यू पास कर दी तो फिर ये जो 2 है ये 100 की जगह पर जो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो n के अंदर जो वो 2 स्टोर हो जाएगा और वही जो 2 है वो फिर हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद अगेन 75 जो इसको पास किया गया है, तो तीसरी दफा जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो भी 100 जो वैल्यू है उसको जो इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि अब ये जो वैल्यू है वो इसको पास कर दी जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बेसिकली उस वक्त जो इस्तेमाल होते हैं जब हम फंक्शन कॉल में उसको पैरामीटर्स पास नहीं करते, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का नाम दिया जाता है
कि अगर यूजर जो हो फंक्शन कॉल के दौरान कोई पैरामीटर्स पास नहीं करेगा तो फिर जो प्रोग्रामर ने वैल्यूज इनिशियलाइज की हुई हैं फिर वही वैल्यू जो हो उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर ली जाएंगी। तो इससे इनको डिफॉल्ट पैरामीटर का नाम दिया जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें देखें इस एग्जांपल में दो पैरामीटर जो पास किए गए हैं, एक तो इंटीजर वेरिएबल 1 है उसको डिफॉल्ट वैल्यू 5 दे दी गई है और दूसरा इंटीजर वेरिएबल 2 है उसको 10 वैल्यू दे दी गई है। तो इसमें भी जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारी मर्जी होगी कि हम आया इस ऐड के फंक्शन को कोई पैरामीटर लिस्ट पास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम कोई पैरामीटर लिस्ट पास नहीं करते हैं तो फिर जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं 5 और 10 इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये ऐड का फंक्शन है तो ये जो इनको ऐड ही कर रहे हैं। देखें ये डेफिनेशन भी जो साथ ही यहाँ पर लिख दी गई है, जहां फंक्शन को डिक्लेयर किया गया तो साथ ही जो उसकी डेफिनेशन भी जो राइट डाउन कर दी गई है। हमारी मर्जी होती है कि हम फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेरेशन के वक्त जो लिखना चाहते हैं या हम अपने मेन फंक्शन के बाद जो वो दोबारा से जो लिखना चाहते हैं। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ ही अपने फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो इस एग्जांपल में यही काम किया गया है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन के साथ ही फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया गया है। एक और जो वेरिएबल ले लिया गया है वेरिएबल 3 के नाम से और उसके अंदर वेरिएबल 1 और 2 की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, फिर उसको डिस्प्ले कर दिया गया। अब जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल करते हुए अगर तो हम ऐड के अंदर इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर देते हैं तो फिर तो वही वाली वैल्यू जो वो वेरिएबल 1 और 2 को असाइन हो जाएगी। और अगर मैं कोई भी वैल्यू जो वो इस फंक्शन को जो वो पास नहीं करता तो फिर जो डिफॉल्ट वैल्यूज है 5 और 10 फिर वो इस्तेमाल हो जाएगी। और जो तीसरा केस है वो ये हो सकता है कि मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पास कर दूं और दूसरे की वैल्यू पास ना करूं, तो जिसकी वैल्यू नहीं पास करूंगा फिर उस वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी और एक वैल्यू जो मैंने उसको पास कर दिया फिर वो हमारी करंट वैल्यू को यूज कर लेगा। देखें तीनों केसेस जहां पर दिए हुए हैं, सबसे पहले ऐड का फंक्शन कॉल किया गया बगैर पैरामीटर पास किए, तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज थी उन्हीं को जो वो ऐड किया जाएगा। तो देखें जो पहली हमें आउटपुट मिलेगी वो 10 + 5 तो 15 मिलेगी। उसके बाद हमने 1 और 2 पास कर दिया, इसका मतलब कि 1 जो वेरिएबल 1 को असाइन हो जाएगा और 2 जो है वो वेरिएबल 2 को असाइन हो जाएगा। तो 1 + 2 तो जवाब यहाँ पर 3 आएगा। तो ये देखें ये 3 जो हमें रिजल्ट में मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स की बजाय दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो यानी एज ए पैरामीटर में पास करने के बजाय किसी एक जो वो वेरिएबल की वैल्यू जो है मैं पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। तो अब ये जो 1 है ये वेरिएबल 1 को जो वो असाइन कर दिया जाएगा और 2 की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इस्तेमाल हो जाएगी। तो 10 + 1 जो हो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा 11 कर दिया जाएगा। तो 11 जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं। इसकी अगेन एक और जो एग्जांपल है ये उसी वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम फंक्शन कॉल में उसको पैरामीटर्स नहीं पास करते हैं। इस एग्जांपल में देखें क्या किया गया है कि इस एग्जांपल में वो कहता है कि एक फंक्शन है और वो इंटीजर टाइप अरे जो वो आपसे रिसीव करेगा और फिर उसके साथ साथ जो वो प्लस और माइनस यानी 2 करैक्टर्स हो उसको दिए जाएंगे। जो डिफॉल्ट करैक्टर है इसका वो प्लस है, यानी डिफॉल्ट पैरामीटर जो है वो प्लस होगा और एक अरे जो हम इसको पास करेंगे और साथ में अरे का साइज जो हमने उसको पास कर देना। तो वो फंक्शन क्या करेगा कि वो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स अगर चॉइस के अंदर जो वो प्लस स्टोर होता है यानी उस अरे के अंदर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सारों का सम कर दे और अगर आपने जो यहाँ पर माइनस उसको एज ए आर्गुमेंट जो पास कर दिया है तो फिर उसके अंदर जितने नेगेटिव नंबर्स हैं अरे के अंदर उन सारों को जो वो जमा कर दे। और इसी तरह से अगर जो वो बस ये 2 ऑप्शन हैं जी,
इन दो ऑप्शंस को जो यहाँ पर यूज किया गया है। तो देखें जो पहली ऑप्शन है, सबसे पहले तो ये कि जो फंक्शन जब लिखा गया है तो फंक्शन में जो पहले चूंकि उसने फंक्शन में कहा था कि एक इंटीजर अरे जो वो पास की जाएगी, तो हमने इंट ए और ये अरे का साइन जो वो लगा हुआ है। दूसरा जो काम है वो उसने कहा था कि उसका साइज जो वो आपने मेंशन करना है, तो उसके लिए भी इंटीजर n एक जो पैरामीटर है वो हमने यहाँ पर रख लिया। और तीसरा जो था वो प्लस या माइनस को स्टोर करने के लिए हमने करेक्टर टाइप का पैरामीटर जो है वो यहाँ पर ले लिया। ये एक फंक्शन है जो कि इंट वैल्यू यानी इसकी रिटर्न टाइप है और ये इंटीजर वैल्यू जो वो हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद सम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर जो वो 0 को स्टोर कर दिया गया है और फिर लूप जो वो लगाया है 0 से लेकर n तक, यानी जितनी अरे है, अरे की जितनी वैल्यूज हैं वहां तक जो वो लूप जो वो चलेगा और कंपेयर किया जाएगा कि s के अंदर जो वो अगर तो प्लस है तो फिर इसका मतलब है कि जितने भी अरे के अंदर पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको जमा किया जाए। तो पॉजिटिव नंबर्स का किस तरह से पता चलेगा कि वो नंबर्स जो हैं वो 0 से ग्रेटर होंगे, यानी a सब i की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम 0 होगी तो a सब 0 आ जाएगा, यानी 0th एलिमेंट अगर 0 से बड़ा है तो सम के अंदर वो एलिमेंट ऐड कर दो। आपको पता है ये जो वो प्लस इक्वल टू यानी कंपाउंड असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो यूज किया गया है। इसका मतलब ये होता है सम इक्वल टू सम प्लस ए सब आई। तो अब अगर तो जो वो एस के अंदर प्लस होगा तो फिर इसका मतलब कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना है, और अगर एस के अंदर जो वो नेगेटिव का साइन होगा तो फिर वो एल्स पे आ जाएगा। और एल्स में क्या है कि एल्स के अंदर क्या करना है कि अगर चूंकि हमने नेगेटिव नंबर्स को सम करना है तो फिर क्या किया जाएगा कि जितने भी नंबर्स 0 से लेस हैं उनको जो वो ऐड कर दिया जाए। तो कंपेयर किया जाएगा कि अगर जो 0th एलिमेंट पे वैल्यू जो 0 से लेस है तो सम के अंदर जो वो उन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए। तो अब यहाँ तो ये लूप के अंदर जो हो ये वाला पोर्शन चलना है और यहाँ फिर जो लूप के अंदर ये वाला पोर्शन एट ऑल चलेगा। तो पूरी की पूरी अरे को जो वो सर्च किया जाएगा और अरे को सर्च करने के बाद फिर उसमें देखा जाएगा कि कितने एलिमेंट जो अगर पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव कहा गया तो पॉजिटिव को ऐड कर दिया जाएगा और अगर नेगेटिव कहा गया तो नेगेटिव्स को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद रिटर्न सम, चूंकि ये एक रिटर्नेबल फंक्शन था और ये एक इंटीजर वैल्यू जो इसने रिटर्न करनी थी तो हमने सम की वैल्यू को जो यहाँ पर रिटर्न कर दिया। उसके बाद ये मेन फंक्शन के अंदर हमने एक अरे जो 20 एलिमेंट्स की डिक्लेयर कर लिया है और फिर हमने यूजर से जो ये हमने सपोज किया है कि मैक्सिमम जो वो अरे की लेंथ जो वो यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं और उसमें यूजर फिर जितनी कहेगा उतनी अरे जो वो यूज हो जाएगी, बकिया जो अरे है वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें यूजर ने जो वो 5 एंटर किया है कि एंटर डायमेंशन 5, तो ये 5 तक जो हो आपका लूप चलेगा, यानी कि ये जो अरे हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किए की तो ये 20 एलिमेंट्स की है लेकिन ओनली 5 एलिमेंट्स हो इसके अंदर जो वो डेटा इनपुट होगा और बाकी जो 15 एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर डेटा जो हो एंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने 5 ही एलिमेंट्स हो अपनी इस 20 एलिमेंट्स की अरे के अंदर स्टोर करना है। तो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, बकिया जो है वो एम्प्टी रहेंगे। तो मैक्सिमम जो वो आप करने को यहाँ पर 100 भी रख सकते हैं, आप 200 भी रख सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि यूजर से जो हमने डिमांड कर ली कि कितने एलिमेंट्स की अरे जो वो आपने डिक्लेयर करनी है। उसके बाद डायमेंशन देने के बाद हमने अरे के अंदर जो वो फिल कर लिया है, फॉर लूप लगाया है। आपको पता है कि अरे के अंदर जो वो डाटा किस तरह से फिल किया जाता है। फिर उसके बाद हमने 2 टाइम जो वो ये अपने फंक्शन को जो वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक तो जो वो हमने डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ जो वो यूज कर लिया, यानी अरे हमने उसको पास कर दी और दूसरा हमने डायमेंशन पास कर दी, और तीसरा जो हमने उसको करैक्टर पास करना था पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमने पास नहीं किया।
चूंकि ये एग्जांपल है डिफॉल्ट पैरामीटर की, तो देखें ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो एस के अंदर जो वो स्टोर है प्लस। तो अगर मैं उसको अरे बता देता हूं और इसका साइज बता देता हूं लेकिन ये नहीं बताता, तो इसका मतलब है कि फिर जो डिफॉल्ट पैरामीटर है एस के अंदर जो प्लस है उसी को जो कंसीडर किया जाएगा। और यहां पर जब फर्स्ट फंक्शन कॉल होगी तो इस ये प्लस के साथ जो वो कॉल होगी, चूंकि हमने उसको एस की वैल्यू पास नहीं की, लिहाजा जो एस की डिफॉल्ट वैल्यू है वो ही इस्तेमाल कर ली जाएगी। तो यहां पर पहले जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जो वो सम हमें जो एस के अंदर स्टोर किया जाएगा। उसके बाद S2 हमने ले लिया है एक और वेरिएबल, इसके अंदर हमने अरे और डायमेंशन के साथ साथ नेगेटिव का सिंबल जो पास कर दिया। अब चूंकि हमने नेगेटिव का सिंबल जो है वो पास कर दिया है, लिहाजा अब जो उसका डिफॉल्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो करंट पैरामीटर हमने उसको पास किया है उसको जो इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर सेकेंड टाइम S2 के अंदर क्या किया जाएगा कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद हमने S को और S2 को दोनों को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक और जो एग्जांपल हो गई जो कि आपको ये आइडिया देती है कि डिफॉल्ट पैरामीटर एक्चुअली किस वक्त इस्तेमाल होते हैं, और वो उसी वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम फंक्शन कॉल में वो पैरामीटर्स नहीं देते। तो फिर वो जो हमने इनिशियलाइजेशन की होती है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, फिर वो जो पैरामीटर्स हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम उसको पैरामीटर पास कर देते हैं फंक्शन कॉल में, तो फिर जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स का टॉपिक था जो हमने जो वो कवर कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनलाइन फंक्शन का है कि इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं। इनलाइन फंक्शन बेसिकली आप यूं समझ लें कि इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि बड़े स्मार्ट से होते हैं, जिनके अंदर कुछ ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो वो हमने नहीं लिखी होती। ऐसा इसलिए है कि जब हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो जो कंपाइलर है उसको स्पेशल कोड जो वो जनरेट करना पड़ता है उस फंक्शन में शिफ्ट करने के लिए, कंट्रोल उस फंक्शन में शिफ्ट करने के लिए स्पेशल कोड जो वो लिखना पड़ता है जब हमारा कोड जनरेट हो रहा होता है। तो अब फर्ज कर लें कि हमने एक नॉर्मल फंक्शन लिखा और जब कंपाइलर को वो सोर्स कोड मिला तो उसने उस फंक्शन के लिए जो वो उस फंक्शन में कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए जो वो एक तो स्टार्टिंग में जो वो कोड उसने ऐड किया कि कंट्रोल यहां से इस मेन फंक्शन से उस फंक्शन पर जाएगा जिसको कॉल किया गया, और उसकी नंबर ऑफ लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा मेन फंक्शन में वापस आएगा। तो इसका भी वो स्पेशल कोड जो उसके अंदर लिखता है। तो अब ये जो स्पेशल कोड लिखा जाता है तो वो शिफ्टिंग करने में भी जो वो टाइम लगता है कि पहले मेन फंक्शन जो हमारा चल रहा है, मिसाल के तौर पे आप इसी एग्जांपल को ले लें कि ये जो एग्जांपल है ये आपने फंक्शन बनाया है, और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो जब कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा तो वो इस फंक्शन पर कंट्रोल भेजने के लिए कोड जो वो लिखेगा कि ये फंक्शन कॉल किया, लिहाजा कंट्रोल जो वो यहां से जंप करेगा और ये यहां पर वापस आएगा। और जब वो ये सारा फंक्शन जो है वो रीड कर लेगा तो एट द एंड ऑफ फंक्शन जहां इसका भी वो कोड लिखेगा कि यहां से आप जंप करके तो उसने दोबारा ये इधर मेन फंक्शन पे वापस आना है, क्योंकि उसने वैल्यू रिटर्न करनी है, इसके अंदर स्टोर करना है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है कि मेन फंक्शन से वो उस फंक्शन पे जाता है और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन में आता है, तो इसलिए वो कहता है कि ये जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं इनमें ये जो शिफ्टिंग के लिए जो वो खासा टाइम लगता है। ये जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं ये इस टाइम को एलिमिनेट करने के लिए लिखे जाते हैं। और एक्चुअली जो इनलाइन फंक्शन है इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे फंक्शन की बॉडी का कोड होता है उसको फंक्शन कॉल में जो इंसर्ट कर दिया जाता है। जब कंपाइलर ने उसका एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करना है तो जो फंक्शन की बॉडी हमने लिखी हुई है उस बॉडी का वो कोड क्या करेगा कि वो जहां हमने फंक्शन को कॉल किया है वहां पर वो उसका कोड लिख देगा। अगर मैंने 3 दफा कॉल किया तो वो 3 दफा वहां पर वो कोड लिखेगा।
तो इसलिए वो कहता है कि वो जो शिफ्टिंग करनी पड़ती है उसको बार बार वो पहले मेन फंक्शन से बाहर जाएगा उस फंक्शन में और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन वापस आएगा, वो शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब कंपाइलर ने कोड एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटेबल कोड लिखा तो उसने फंक्शन कॉल के साथ ही उसकी डेफिनेशन का कोड भी जो वो वहां पर ऐड कर देना। लेकिन ये कि अगर मैंने 3 दफा कॉल किया है तो फिर 3 दफा उसको कोड वो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो मेमोरी है वो ज्यादा जो ऑक्यूपाई करता है और इसीलिए हम इनलाइन फंक्शन को उन्हीं फंक्शंस को इनलाइन फंक्शन बनाते हैं जहां पर नंबर ऑफ लाइंस कम से कम जो वो लिखी जाती है। बहुत ज्यादा लेंथी जो लाइंस हैं, अब लाइक जिस तरह से ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अब अगर मैं 3 दफा जो वो इसको जो वो कॉल करूंगा तो ये जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उनका कोड अगर मैं इसको इनलाइन फंक्शन बना लेता हूं तो इस फंक्शन की डेफिनेशन का जो कोड है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर जब एग्जीक्यूटेबल कोड लिखेगा तो फंक्शन कॉल में इन नंबर ऑफ लाइंस का जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो यहां पर साथ में ऐड कर देगा। तो 2 दफा कॉल किया तो 2 दफा ऐड करेगा। तो फिर इसलिए ये चूंकि नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा है तो अगर मैं 10 दफा कॉल करूंगा तो वो 10 दफा लिखेगा तो उतना ज्यादा कोड जो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए इसमें तो शिफ्टिंग ही जो वो इजी वे है, क्योंकि अगर 10 दफा वो इतना लेंथी कोड जो वो दोबारा इसके एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर लिख देगा तो वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्पेस जो वो ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं वो वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर नंबर ऑफ लाइंस बहुत कम होती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है कि आपने किसी भी फंक्शन को इनलाइन कैसे बनाना है। बड़ा सिंपल सा है कि आप रिटर्न टाइप से पहले इनलाइन लिख दें तो वो फंक्शन जो वो इनलाइन बन जाएगा। यानी जब कंपाइलर इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, इसका कोड एग्जीक्यूटेबल कोड लिखेगा इसका, तो इस फंक्शन की कॉलिंग के साथ ही इसकी डेफिनेशन का कोड भी ऐड कर देगा। हमारे सोर्स कोड के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन इनलाइन बन जाता है। ये कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है कि इस फंक्शन को इनलाइन बनाना है, यानी जहां इस फंक्शन को कॉल करोगे तुम वहीं पर इसका ये जो डेफिनेशन का कोड है वो भी वहीं पर लिख देना। अगर 3 दफा कॉल किया तो 3 दफा लिख देना। तो फायदा यही है कि शिफ्टिंग नहीं होगी, बार बार यहां से कंट्रोल इधर शिफ्ट नहीं होगा और फिर दोबारा कंट्रोल इधर मूव नहीं होगा, साथ ही उसकी डेफिनेशन होगी और साथ ही वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें देखें ये एक क्यूब का फंक्शन जो लिखा गया है और क्यूब में जो वो एक नंबर जो पास किया गया n और जो n है रिटर्न कर दिया गया n मल्टीप्लाई n। तो जो 3 यहाँ पर लिखा गया तो वो 3 जो इसकी आउटपुट के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आना। फर्क सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो जरा थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा, वो कम टाइम में जो वो एग्जीक्यूट जो वो हो जाएगा। तो इसलिए जो हम इनलाइन फंक्शन लिखते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो वो पेपर में आ जाए कि आपको कहा जाए कि ये आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है और आपने उसको इनलाइन डिक्लेयर करना है। तो सिर्फ इनलाइन का लफ्ज जो आप याद रख लें, ये कीवर्ड है। आपने फंक्शन की रिटर्न टाइप से पहले इनलाइन लिख देना है। अगर उसने कहा कि ये रिटर्नेबल फंक्शन है, वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपने उसकी डेटा टाइप बता देनी है। अगर वो कहेगा कि उसकी कोई डेटा टाइप नहीं है, वो रिटर्न नहीं करता, तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना, वाइड लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इनलाइन और फिर आगे जो है उसको जो भी कोई फंक्शन का नाम है वो फंक्शन का नाम लिखते हैं। अगर उसने कोई पैरामीटर मांगा है तो वो पैरामीटर आप उसको बताते। तो ये जो हमारे इनलाइन फंक्शंस होते हैं, ये यूं समझ लें कि जो हमारा कोड है उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो वर्किंग है इसकी नॉर्मल जो अगर आप इनलाइन हटा देते हैं तो कोड तब भी एग्जीक्यूट होना है। उसमें फिर यही होगा कि जो कंपाइलर है जब हमारा कोड जो है वो जब एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन जहां नहीं लिखी जाएगी वो यहीं पर रहेगी और फिर वो स्पेशल कोड जो वो उसके अंदर लिख देगा कि जब ये फंक्शन कॉल किया गया तो कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट होगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मेन फंक्शन में वापस आ जाएगा।
तो अगर इनलाइन लिख देंगे फिर इसकी डेफिनेशन वो इसकी कॉलिंग के साथ ही बता देगा, फिर उसको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। यही इन दोनों में जो वो डिफरेंस है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है कमांड लाइन पैरामीटर्स क्या होते हैं जी। कमांड लाइन पैरामीटर बेसिकली जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी जो कंपाइलर है वो 2-3 तरह की जो वो डिफरेंट फाइल्स जो वो जनरेट करता है। एक उसमें जो वो बैकअप फाइल होती है, एक उसमें ऑब्जेक्ट फाइल होती है, उस फाइल की एक्सटेंशन भी ओबीजे होती है, जो बैकअप फाइल होती है उस फाइल की एक्सटेंशन BAK यानी बैकअप होती है, और तीसरी जो फाइल होती है वो उसकी एक्सटेंशन होती है एक्जी यानी वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जिसको किसी किस्म के कोई जो एडिटर की जरूरत नहीं होती है। हम जस्ट अपनी फाइल का नाम लिखें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने उस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जब नाम लिखें तो नाम के साथ ही हम कुछ पैरामीटर्स जो उसको पास कर दें। तो वो जो पैरामीटर्स होते हैं उनको कमांड लाइन पैरामीटर का नाम दिया जाता है। द पैरामीटर्स पास टू अ फंक्शन फ्रॉम डॉस प्रॉम्प्ट आर नोन एज कमांड लाइन पैरामीटर। यानी डॉस प्रॉम्प्ट पर जब हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और तब जो हम उसको पैरामीटर्स देते हैं उनको कमांड लाइन पैरामीटर का नाम दिया जाता है। कमांड लाइन पैरामीटर कैन बी पास्ड टू द मेन फंक्शन बाय राइटिंग द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉलो बाय द पैरामीटर्स। यानी हमने अपनी फाइल का नाम बताना है और साथ ही उसको जो पैरामीटर्स की लिस्ट बता देनी है। तो वो जो पैरामीटर्स हैं हमारी उस फाइल के अंदर जो वो पास कर दिए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं किस तरह से जो वो ये जो वो पास किए जाते हैं। इसमें देखें ये एक फंक्शन जो वो हमने मेन की रिटर्न टाइप जो यहाँ पर बता दिया है इंट यानी ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और फिर ये जो आर्गुमेंट सी है बेसिकली ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम इसको फाइल के साथ जो हम पास करेंगे उनको काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, यानी आर्गुमेंट काउंट करता है। और दूसरा ये जो कैरेक्टर पॉइंटर ARGV बेसिकली आर्गुमेंट वेक्टर है। ये अभी ये जो स्टार है ये हमने अभी नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है जो कि पॉइंटर्स का है। तो आप यूं ही समझ लें कि बेसिकली हम ये अपनी अरे का नाम जो है उसको पास कर रहे हैं। यानी जहां अपने फंक्शन को जब हम अरे पास करते हैं तो हम अपने फंक्शन को अरे का नेम जो पास करते हैं। तो बेसिकली ये हमने नेम जो है उसको पास किया है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। फर्दर जो इसकी डिटेल है वो जब हम पॉइंटर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो वो आपको इसका पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आर्गुमेंट सी जो है ये क्या करता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम अपने प्रोग्राम को पास करते हैं उनको काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास किए गए हैं। और दूसरा ये जो आर्गुमेंट वी स्टैंड फॉर वेक्टर, ये बेसिकली क्या करता है कि ये एक स्ट्रिंग अरे जो वो ले लेता है, जितने भी हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो इस अरे के अंदर जो वो सीक्वेंस के साथ जो स्टोर होते चले जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम अपने मेन फंक्शन के अंदर किस तरह से जो वो हम इसको आर्गुमेंट को पास करते हैं, तो ये देखें ये एक प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया है। बुक का जो प्रोग्राम है वो आपने नहीं करना, वो सही नहीं है, उसमें कुछ एरर्स थे, तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है मैंने आपका चेंज कर दिया। इंटीजर मेन आर्गुमेंट, इंटीजर आर्गुमेंट सी मैंने आपको बताया कि ये आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को काउंट करता है कितने हैं, और ये एक जो कैरेक्टर पॉइंटर अरे है जो कि हमारे उन आर्गुमेंट्स को उस अरे के अंदर स्टोर कर लेगा। आपने जब इसको कॉल करना है तो कॉल किस तरह से करना है, आपने पहले ये प्रोग्राम डिव के अंदर बना लेना है और फिर आपने इसको रन करना है। जब फर्स्ट टाइम डिव में रन करेंगे तो आपको जो वो कोई गालिबन उसकी आउटपुट जो नजर नहीं आएगी, बस वहां पर लिखा होगा यू हैव एंटर्ड 1 आर्गुमेंट, लेकिन वो जो आर्गुमेंट है वो आपको नजर नहीं आएगा। बेसिकली जो कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं वो हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जब हम पास करते हैं तो फिर हमें जो डिस्प्ले किए जाते हैं। अदरवाइज वो प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं डिव के अंदर तो वो हमें वहां पर नजर नहीं आते। लाइक जैसे ये देखें कि ये डिव जो हो मेरे पास यहाँ पर चल रहा है, ये यही वाला प्रोग्राम है। मैं इसको जो यहाँ पर
रन करता हूँ और रन करने के बाद जस्ट यहाँ पर क्या है कि ये थोड़े से जो वो नेम है वो चेंज है, आप इनको जो वो चेंज भी कर सकते हैं, आप वही रख लें जो मैंने यहाँ पर जो बनाए हुए हैं, जो एग्जांपल मैंने बुक के अंदर लिखी हुई है, तो वही एग्जांपल जो वो आप ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड 1 पैरामीटर, और आपको जो वो कोई यहाँ पर जो पैरामीटर की लिस्ट जो वो ऐसा सच नजर नहीं आ रही। तो जब ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। आपने उसको रन किस तरह से करना है, आप कमांड प्रॉम्प्ट को जो वो यहाँ पर आपने जो जब आपने प्रोग्राम को रन करते हैं cmd आपने यहाँ पर लिखना है, ये जो स्टार्ट का बटन है तो ये आपको ये cmd.exe लिखा हुआ नजर आ जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जो आपके सामने होगा। अब ये देखें आपने उसको बताना है कि जो आपकी फाइल है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। बेसिकली जो डिव में हमारी फाइल है वो जो एक्सटेंशन है, जो उसकी लोकेशन है वो डेस्कटॉप के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं इसकी जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर लेता हूँ कि cd डेस्कटॉप और फिर उसके बाद C++ की डायरेक्टरी है जिसके अंदर मैंने सारा कोड जो वो रखा हुआ है। अब ये उस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, तो मेरे पास ये जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है इसका नाम है cmd para.cpp, ये मेरी इस फाइल का नाम है। तो मैं इस फाइल का नाम यहाँ पर लिखता हूँ cmd para। अब मैं इसको वो आर्गुमेंट्स दूंगा कि जो मैं यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट्स पास करूंगा वो आर्गुमेंट्स इस अरे के अंदर स्टोर कर लिए जाएंगे और फिर उसको 1 by 1 जो डिस्प्ले किया जाएगा। ये काउंटिंग करेगा कि कितने आर्गुमेंट्स मैंने स्टोर किए। मिसाल के तौर पे मैं उसको बता देता हूं my name is उस्मान, ठीक है जी। तो ये देखें उसने मुझे बताया कि आपने 5 आर्गुमेंट्स पास किए हैं। अब वो 5 आर्गुमेंट कौन कौन से हैं? पहला आर्गुमेंट ये है, ये जो फाइल का नाम मैंने दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो ये देखें ये उन सारों को जो है उसने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो आर्गुमेंट्स हैं वो आर्गुमेंट इस अरे के अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे और ये जो आर्गुमेंट सी है ये बेसिकली इन आर्गुमेंट्स को काउंट करने के लिए होता है। तो आप ये देखें कि यू हैव एंटर्ड और आर्गुमेंट सी यानी ये वाला पैरामीटर जो है यहाँ पर लिख दिया गया कि कितने आर्गुमेंट्स दिए उसने बताया, उसने काउंट कर लिया 1 2 3 4 और 5, तो 5। और आगे पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स आप लिख लें तो यहाँ पर अगर आर्गुमेंट्स लिखेंगे तो आर्गुमेंट्स आ जाएगा, पैरामीटर लिखेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। और उसके बाद लूप लगाया हमने 0 से लेकर लेस देन आर्गुमेंट काउंटिंग तक और फिर उनको जो हमने 1 by 1 डिस्प्ले कर दिया। तो ये इस तरह से जो ये यहाँ पर सारे जो उस अरे के अंदर स्टोर होंगे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल जो दी गई है, ये एक आउटपुट जो आपके साथ मैंने शेयर की है कि अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं कि cmd पैरा, ये तो हमारी फाइल का नाम है, यानी फाइल का नाम लिखना है आपने और उसके बाद आपने उसको पैरामीटर्स देने हैं। यहाँ पर मैंने 1 हेलो वर्ड लिखा है, उसने बताया 4 पैरामीटर्स हैं, एक cmd पैरा है, दूसरा 1 है, तीसरा हेलो है और चौथा वर्ड है। तो जो भी आप इसको पैरामीटर्स देंगे फाइल को जो वो कॉल करते हुए वो पैरामीटर्स इस अरे के अंदर जो स्टोर कर लिए जाएंगे और फिर उस अरे को जो वो यहाँ पर 1 by 1 जो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा।
तो इसको कहते हैं कि ये कमांड लाइन पैरामीटर पासिंग है। यहां पर आगे उसने नोट भी लिखा हुआ है कि जो यहां पर फर्स्ट इंडेक्स है, ये जो आर्गुमेंट v यानी ये जो हमने वेक्टर अरे जो हमने लिया है, ऑलवेज रेफर टू द नेम ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले, ये उसने अपनी जो लोकेशन जो बताई हुई है कि डी के अंदर ट्रिपल सी का फोल्डर है और उसके अंदर बिन का फोल्डर है, उसके अंदर fun17 के नाम की फाइल है। तो जो 17 के बाद जो भी वो पैरामीटर्स देगा वो फिर पैरामीटर जो आगे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो वो कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो हमने उसको अरे का नाम दिया है, तो अरे का नाम जो बेसिकली जो फर्स्ट इंडेक्स है वो उसको जो शो करता है, तो उसकी वैल्यू जो वो आपको पहले नजर आएगी, फिर उसके बाद अगले इंडेक्स की, फिर उससे अगले इंडेक्स की और उससे अगले इंडेक्स की। तो ये चूंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जो उसको पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो इसे इनको कमांड लाइन पैरामीटर पासिंग का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमने यहीं तक जो करना है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो वो कवर करेंगे। और आई होप कि फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद कल वाले लेक्चर में जो वो रिकर्जन का टॉपिक भी जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके साथ ही जो फंक्शंस का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।